नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है समझौते का रिश्ता। दोस्तों, ये इस कहानी का छठा भाग है। कहानी को समझने के लिए पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अयांश बहुत ध्यान से अंकुश के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था, जिसकी आंखों में तनुश्री के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। अयांश उन्हें बातें करने का बोलकर वहां से निकल गया। अंकुश तनुश्री से सब कुछ जानकर बहुत दुखी होकर, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। कम से कम एक बार मुझसे बात करने की कोशिश तो करती, हम मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन तुम तो पैसों की चमक देखकर सब भूल गई। तनुश्री को एकदम से अंकुश का इतना नाराज होना बहुत अजीब लगता है। अंकुश, तुम जानते हो ना, इतनी बड़ी रकम हमें कोई नहीं देता और उस वक्त मुझे सिर्फ नाना जी की चिंता हो रही थी। कैसे भी करके तुरंत उनका ऑपरेशन करवाना था। अंकुश, उसके हाथ पकड़ते हुए, तुम अपने बॉस से उधार ले सकती थी, हम मिलकर उनके पैसे लौटा देते। उसके लिए तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की? उसने शर्त रखी और तुम मान गई। क्या मजाक है यार ये। तुम सीधे से भी तो कह सकती हो कि तुम पैसे की चकाचौंध से आगे को सोच ही नहीं पाई। तनुश्री के दिल पर अंकुश की कई बातें जहर बुझे तीर के समान लग रही थी। वो उसकी सोच पर हैरान थी कि वह उसके बारे में इतना गलत सोचता है। अयांश, जो अभी कमरे में आया था, उसे अंकुश की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अंकुश के पास आकर, मिस्टर अंकुश, शायद तुम भूल गए हो कि तुम इस वक्त मेरे घर में मेरे कमरे में खड़े होकर मेरी ही बीवी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, उस पर आरोप लगा रहे हो, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोस्त हो मेरी बीवी के, उसी नाते मिलो, उसके गार्जियन बनने की कोशिश मत करो, समझे? अयांश की बात सुनकर अंकुश गुस्से से घूरते हुए वहां से निकल गया। तनुश्री उसे ऐसे जाते देख नाराजगी से अयांश की ओर देखते हुए, ये क्या किया आपने? मैं बात कर रही थी ना। आपको बीच में आने के लिए किसने कहा? उसके और मेरे बीच बोलने वाले आप होते कौन हैं? और वो अंकुश के पीछे जाने लगती है कि अयांश, जो इस वक्त बहुत गुस्से में भरा हुआ था, वो झटके से घूमा और तनुश्री का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगाकर जोर से दबाते हुए, पति हूँ तुम्हारा और तुम पत्नी हो मेरी, इसलिए अपनी हद में रहो और मुझे मेरी हद से बाहर जाने के लिए मजबूर मत करो। तुम कैसे उसके गले लग सकती हो? वो कैसे तुम्हें छू सकता है? तनुश्री उससे अपना हाथ छुड़ाने के लिए पीछे घूम जाती है और दर्द से गुस्से में, नहीं हूँ मैं आपकी कुछ भी, कोई रिश्ता नहीं है हमारा, आप पूरे जंगली हैं। दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तनुश्री की आंखों में आंसू देख अयांश उसके हाथों को ढीला छोड़ देता है और गुस्से में दांत पीसते हुए, मुझे मजबूर मत करो वो करने पर जो मैं करना नहीं चाहता। उसने साइड टेबल पर रखा अपना लैपटॉप उठाया और गुस्से में गेट खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। तनुश्री वहीं दीवार के सहारे बैठे अपने दर्द, तकलीफ और घुटन को रोककर बाहर निकालने लगती है। रात में लगभग 11 बजे अयांश घर आया। अयांश सीधे अपने कमरे में पहुंचा। उसने गेट खोला तो तनुश्री बेड पर सो रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़े लैपटॉप बैग को आराम से काउच पर रखा और आराम से अपने कबर्ड से कपड़े निकालने के बाद चेंज करने के लिए चला गया। वापस आकर वो बेड की तरफ बढ़ गया और जाकर तनुश्री के पास बैठ गया। वो तनुश्री के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके पतले गुलाबी होठ जैसे गुलाब की अनछुई पंखुड़ियाँ, घनी घनी लंबी लंबी पलकें और बड़ी बड़ी आंखें, बशर्ते खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ अयांश का दिल उसकी सादगी और मासूमियत ने जीत लिया था। आज अयांश को खुद के फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने धीरे से झुककर तनुश्री के माथे को चूम लिया और फिर काउच पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अचानक ही रात में अयांश की जैसे आँख खुली तो उसने देखा कि तनुश्री बेड पर सिर पकड़े बैठी है। तनुश्री को एकदम से रात में फिर से बहुत तेज दर्द हो रहा था।
अयांश उठकर फौरन तेज कदमों से उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों बैठी हो? तनुश्री अपनी आंख बंद किए ही, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है फिर से माइग्रेन का दर्द है। अयांश ने जल्दी से उसे दवाई लाकर दी और तनुश्री को अपनी गोद में सिर रखने के लिए कहा और तेल लगाकर उसके सर पर हल्के हाथों से मालिश करने लगा। दवाई के असर से तनुश्री जल्दी ही सो गई। सुबह जैसे ही तनुश्री की नींद खुली तो उसने देखा वो अयांश के सीने पर सर रख कर सो रही थी और अयांश के हाथ उसकी कमर पर थे। तनुश्री को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। उसकी धड़कनें बढ़ सी गई थी, लेकिन तभी उसे अयांश की कल कही बात याद आ गई और वो हड़बड़ाते हुए जैसे ही उठी तभी अयांश की भी आंख खुल गई और उसने झटके से तनुश्री का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। कहाँ जा रही हो? तनुश्री का दिल धक से करके रह गया। उसे अयांश से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। अयांश बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे कर देता है। तनुश्री गुस्से से उठते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अयांश ने फिर से उसे अपने करीब करते हुए कहा, नाराज हो? तनुश्री उसकी ओर देखते हुए, नहीं होना चाहिए। और आप बेड पर क्या कर रहे हैं? अयांश शरारत भरी आंखों से, घर मेरा, कमरा मेरा, बेड मेरा और बीवी भी मेरी, तो और कहाँ जाऊँगा? जाहिर सी बात है अपनी पत्नी के पास सो रहा था, लेकिन मैं तो आपकी पत्नी हूँ ही नहीं, ये भी आपने ही कहा था। और वो अपना हाथ छुड़ाकर वॉशरूम में चली गई। अयांश मन में सोचते हुए, अयांश बेटा जब कांड किया है तो भुगतना ही भी पड़ेगा। जैसे ही तनुश्री तैयार होकर नीचे जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही अयांश ने उसका हाथ पकड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, इसलिए चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कुछ ज़्यादा ही जाती कर रहे हैं? अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और वापस बेड की तरफ बढ़ गया। अब तुम आराम से लेटोगी या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? तनुश्री अयांश की ये ज़बरदस्ती देखकर दंग रह गई। तनुश्री चुपचाप बेड पर बैठ गई तो अयांश ने लाकर उसे दवाई दी। तनुश्री ने उसकी ओर घूरते हुए देखा और दवाई लेकर खा ली। कुछ देर में अयांश अपने हाथों में प्लेट पकड़े हुए कमरे में आकर तनुश्री के पास बैठ गया और खाने का बाइट उसकी ओर बढ़ाते हुए, ब्रेकफास्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तुम्हें रेगुलर ब्रेकफास्ट करना चाहिए, इसे छोड़ना सेहत के लिए हानिकारक है और तुमने कल भी इसे ब्रेकफास्ट नहीं किया था। आगे से मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझ आया? अयांश तनुश्री को बड़े हक से डांट रहा था। तनुश्री ने थोड़ा सा खाया, फिर मना करते हुए कहा, बस अब और मन नहीं है खाने का। अयांश ने तनुश्री की ओर घूरते हुए कहा, चुपचाप खाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तनुश्री ने सिर पीछे करते हुए फिर से ना में हिला दिया। अयांश एकदम से गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना। तनुश्री ने जब अयांश का गुस्से से भरा चेहरा देखा तो चुपचाप खाने लगी। उसे इस तरह आराम से खाते देख अयांश को बहुत अच्छा लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तनुश्री को नाश्ता करवाने और दवाई देने के बाद अयांश उसे कमरे से ना निकलने और आराम करने के लिए कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। अयांश के जाने के बाद तनुश्री तुरंत ही नीचे आ गई तो सुषमा जी ने भी उसे आराम न करने के लिए डांट लगाई तो तनुश्री रोनी सूरत बनाकर, क्या मम्मी जी, एक तो आपके हिटलर बेटे ने कल से मुझे बेड से नीचे तक नहीं उतरने दिया और आज आप भी मुझे ही डांट रही हो। तनुश्री के मुंह से अयांश के लिए हिटलर सुनकर जहां सुषमा जी ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा, वहीं हॉल में बैठे राजवर्धन जी और विदित जी जोर जोर से हंसने लगे। तनुश्री सुषमा जी के पास आकर उनके गले से लगकर, मम्मी मैं इतने टाइम कमरे में आराम ही तो कर रही थी, लेकिन मैं अकेली वहाँ बोर हो गई, तो मैं यहाँ आप सबके पास बैठकर भी आराम कर सकती हूँ ना।
ऐसे में जल्दी भी ठीक हो जाऊंगी। प्लीज़ मम्मी परमिशन दे दीजिए ना। उसकी हरकतों से सुषमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसके गाल छूते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम से एक जगह बैठोगी और जब थकान लगे तो अपने कमरे में जाकर आराम करोगी, समझी। तनुश्री उनकी बात सुनकर बहुत खुश होते हुए उन्हें किस कर लेती है और जाकर हॉल में सबके साथ बैठ गई। शाम को सुषमा जी ने अयाज के आने से पहले ही तनुश्री को जल्दी ही खाना खिलाकर उसके कमरे में आराम करने का बोलकर भेज दिया। अयांश रात को जैसे ही कमरे में आया तो तनुश्री को बेड पर बैठे किसी सोच में गुम देखा। अयांश उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अब तबीयत कैसी है? तनुश्री उसे देखकर मुंह बनाते हुए, इस कमरे में बंद रहकर कैसे मेरी तबीयत ठीक हो सकती है? अयांश उसके नज़दीक आते हुए, ओह, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे बाद भी तुम यहीं बैठी रही और कमरे के बाहर निकली ही नहीं। तनुश्री उसकी बात सुनकर नाखून चबाते हुए, हाँ तो मुझे भूख लगी थी और मम्मी जी बहुत बिजी थी, इसलिए मैं खाना खाने गई थी बस। अयांश उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर, तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी फ्रेश होकर डिनर कर लेता हूँ, फिर आकर तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। डिनर के बाद कमरे में आकर अयांश तनुश्री को दवा देता है और फिर आकर बिस्तर के दूसरे कोने पर लेट गया। तनुश्री उसे देखकर फिर सामने काउच को देखती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अयांश की आवाज़ पर तनुश्री उसकी ओर देखते हुए बोली, आप तो वहाँ काउच पर क्या? तनुश्री की बात को समझकर भी अयांश न समझने का बहाना कर रहा था। तनुश्री बिस्तर से उतरते हुए, मैं वहाँ काउच पर सो जाती हूँ। अयांश उसके हाथ को पकड़कर, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मगर प्लीज़ अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहीं सोओगी। नहीं, मुझे नहीं सोना यहाँ। अयांश थोड़ा रूड होते हुए, तुम बिस्तर पर लेटी रहो या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा कर लेटाऊँ? तनुश्री हैरान होकर, क्या तुम लेटती हो या फिर मैं उठाऊं तुम्हें? नहीं। अयांश उसे ज़बरदस्ती उठाने के लिए आगे बढ़ा तो तनुश्री जल्दी से आकर बेड पर लेट गई, लेकिन उसने गुस्से से ना अयांश से कोई बात की और ना ही उसकी तरफ देखा। बस चुपचाप करवट लेकर खुद को ब्लैंकेट से सिर से पैर तक ढककर लेटी रही। अयांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुराहट लिए उसे देखता रहा। तुम्हारी सादगी ने मुझे तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर मेरे अलावा मैं तुम्हारी ज़िंदगी में किसी और को नहीं आने दूंगा, या तो मैं या फिर कोई नहीं। फिर कुछ देर बाद अयांश भी सो गया। ऐसे ही लड़ते झगड़ते अयांश और तनुश्री की शादी को धीरे धीरे 15 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका था। अब तनुश्री की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। वह घर के कामों में सुषमा जी की मदद के साथ दादाजी और विदित जी के साथ भी अच्छा समय बिता रही थी। इधर अंकुश के आ जाने से अयांश काफ़ी उलझ गया था। वो तनुश्री को खोना नहीं चाहता था। अभी तक तो वो ना तनुश्री से अपने दिल की बात कर पाया था और ना ही तनुश्री के दिल का हाल जान पाया था। और जब से उसने अंकुश की आंखों में तनुश्री के लिए चाहत देखी है, तब से तो उसे चैन ही नहीं था। अंकुश भी तनुश्री को चाहता है, उससे अपनी दिल की बात कहना चाहता है। क्या होगा अगर उसने तनुश्री को अपने दिल का हाल बता दिया तो? तनुश्री गहरी नींद में थी, लेकिन अयांश की नींद उड़ गई थी। काफ़ी देर वो सोने की कोशिश करता रहा। जब नींद नहीं आए तो वो अपने कमरे से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे हॉल में आ गया। वहाँ से उसने देखा कि उसकी मॉम किचन से पानी का जग लेकर निकल रही थी। सुषमा जी ने भी जब अयांश को वहाँ देखा तो वो भी उसके पास चली गई और पूछने ही वाली थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन अयांश उनके पास आकर, मॉम आप अभी तक जाग रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सुषमा जी, कुछ नहीं हुआ है मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम बताओ? सुषमा जी ने अयांश से बोला तो अयांश ने पूछा, तो फिर आप अभी तक क्यों जाग रही हैं? आप जानती हैं ना, इतनी देर तक जागना आपके लिए ठीक नहीं है।
ज़्यादा देर तक जागने से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। मैंने कहा ना बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तो बस कमरे में पानी रखना भूल गई थी, वही लेने के लिए आई थी। पर तुम बताओ, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई टेंशन है क्या? बस ऐसे ही मॉम, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर लॉन में थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। फिर आपको किचन में देखा तो यहाँ आ गया। सुषमा जी हॉल में पड़े सोफे की ओर बढ़ते हुए, अच्छा किया, आओ कुछ देर बैठकर बातें करेंगे तो दोनों को नींद आ जाएगी। मॉम, बचपन में आप मेरे बालों में उंगलियां फेर कर सुलाया करती थी, क्या आज भी वैसे ही सुलाएंगी मुझे? सुषमा जी उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, क्या बात है अयान, कोई परेशानी है क्या? देखने में भी बहुत थके से लग रहे हो। अयान सुषमा जी की गोद में सर रखते हुए, नहीं मॉम, बस ऐसे ही मन किया आपकी गोद में सर रखकर सोने का, तो बोल दिया। तो आना बेटा, मैं सुला देती हूँ तुम्हें। अयान सुषमा जी की गोद में सर रख कर लेट गया और वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। कुछ देर बाद अयांश बोला, माँ एक बात पूछे? हाँ पूछो। जिंदगी में किसी का साथ, किसी का प्यार इतना ज़रूरी क्यों होता है? सुषमा जी उसका सिर सहलाते हुए, क्योंकि भगवान ने किसी को भी अकेला नहीं बनाया, हर किसी के लिए एक साथी बनाया है जिसके बिना हर कोई अधूरा है। अयांश अपना चेहरा घुमाकर उनकी ओर देखते हुए, तो फिर आपका वो भगवान हमें हमारे उस साथी से आसानी से क्यों नहीं मिलाता? इतनी मुश्किलें पैदा क्यों करता है वो दो लोगों को मिलाने में? सुषमा जी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीज़ की इंसान कभी कद्र नहीं करता, तभी भगवान दो लोगों के मिलने में मुश्किलें पैदा करता है, ताकि दोनों को एक दूसरे की कद्र हो, एक दूसरे की अहमियत को समझे और ये जाने कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने खास हैं, सारी दुनिया में सबसे खास। अयांश उठकर बैठ गया और बोला, मॉम क्या सचमुच आपको लगता है कि तनुश्री ही वो लड़की है जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है? क्या बात है अयांश, तुम्हारे और तनुश्री के बीच सब ठीक है ना? इससे पहले तूने कभी ऐसी बातें नहीं की। सब ठीक है ना अयांश? सब ठीक है मॉम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है अयांश कि तनुश्री से शादी का फैसला तुमने अपने दादाजी की वजह से लिया है, शायद अभी तक तुमने उसे दिल से नहीं अपनाया है। लेकिन बेटा, अगर तनुश्री तुम्हारे लिए सही ना होती तो मैं तुम्हारे पापा और बाबूजी कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते। मगर मैं जानती हूँ अयांश कि तनुश्री ही वो लड़की है जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, और एक वही लड़की है जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। ये आप कैसे कह सकती हैं मॉम? सुषमा जी गंभीर होकर, क्योंकि जब तनुश्री पहली बार इस घर में आई थी तो उसे देखकर मेरे दिल से यही आवाज़ आई थी कि यही वह लड़की है जो मेरे अयांश की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ इस घर की बहू बनकर ही नहीं आई है, बल्कि वही तुम्हें तुम्हारी उदासियों से बाहर निकालेगी। मगर मॉम, ये ज़रूरी तो नहीं हम जो सोचे वही सच हो, वो हमारा भ्रम भी तो हो सकता है। सुषमा जी मुस्कुराते हुए, नहीं ये मेरा भ्रम नहीं है, ये सच है, मैंने महसूस किया है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है, मगर जब से तनुश्री तुम्हारे जीवन में आई है तुम मुस्कुराने लगे हो, खुश रहने लगे हो, तुम्हारे अंदर जिंदगी जीने की चाह जागने लगी है। जब जब तनुश्री तुम्हारे आसपास होती है तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती है, सुकून होता है जो तुम्हारी आंखों में नज़र आता है। तुम्हें खुद एहसास नहीं है, मगर तनुश्री के आने के बाद से तुम बदल रहे हो अयांश। मॉम, अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरा मतलब है अगर तनुश्री, नहीं अयांश ऐसा कभी नहीं होगा। तनुश्री तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी, मुझे पूरा यकीन है ऐसा कभी नहीं होगा। सुषमा जी प्यार से अयांश के गाल पर हाथ रख कर बोली, अयांश, तनुश्री जैसे जीवन साथी बड़े नसीब से मिलते हैं जिसके साथ होने से दिल को सुकून का एहसास हो। तनुश्री ऐसी ही लड़की है जिसने तुम्हारे गुस्से और नफरत को शांत कर दिया है। उसे अपनी ज़िंदगी से जाने मत देना, ऐसे बांध लेना उसे अपने प्यार के बंधन से कि वो चाहे भी तो कहीं जा ना सके। वो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई है, मगर उन खुशियों को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे कभी
कभी खुद से दूर मत होने देना। अगर उससे कभी कोई गलती हो जाए तो बेटा उससे लड़ लेना, गुस्सा कर लेना, मगर उसे जाने मत देना, क्योंकि गुस्सा 2 पल का होता है, मगर गुस्से में लिए गए फैसले ज़िंदगी भर तड़पाते हैं। और फिर अगर किसी वजह से वो तुमसे नाराज़ हो जाए तो बेटा सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे प्यार से मना लेना। इस रिश्ते में कभी अकड़ मत दिखाना। वो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारे हर दिल दर्द की दवा है। उसके बिना तुम फिर से उदास हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ मॉम, मैं कभी भी उसे अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूँगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब आप आराम से सो जाइए, मैं भी जाकर सो जाता हूँ। गुड नाइट मॉम। इतना कहकर अयांश वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुषमा जी मुस्कुराते बोली, भले ही तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मगर आज पहली बार ना तुम इस बात पर गुस्सा हुए और ना ही तुमने इस बात से इनकार किया। अयांश, तुम्हारी इस खामोशी में ही मुझे मेरा जवाब मिल गया। धीरे धीरे प्यार तुम्हारे दिल में जगह बना रहा है। मैं जानती थी तनुश्री तुम्हारे दिल को जरूर जीत लेगी। अयांश वापस कमरे में आया और तनुश्री को देखते हुए से साइड में थोड़े करीब होकर लेट गया। अयांश जैसे ही लेटा कि तनुश्री ने करवट बदली और अयांश के सीने से लग गई। अयांश ने जब ये देखा तो वो मुस्कुरा दिया और उसने भी तनुश्री को बाहों में भर लिया और वो भी सो गया। सुबह 6 बजे अचानक ही तनुश्री की नींद खुली तो उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तनुश्री ने अपने साइड में देखा तो अयांश उससे अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। तनुश्री ने अयांश को देखते हुए उसका हाथ कमर से हटाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करने से अयांश की भी नींद खुल गई और उसने तनुश्री को अपने और करीब कर लिया और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए, तुम्हें जरा भी चैन नहीं है ना? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तनुश्री अयांश को खुद से दूर करते और ब्लैंकेट हटाते हुए बोली, हो गया आपका, अब छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। तनुश्री उठी और सीधे वॉशरूम में चले गए। उसने शावर लिया और साड़ी संभालते हुए कमरे में आ गई, हाथ के सहारे गर्दन टिका कर लेटे। अयांश की नज़र जैसे ही तनुश्री पर गई तो वो उसे देखता ही रह गया। रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन की हल्की साड़ी में उसका गोरा रंग दमक रहा था। गीले बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। बिना किसी मेकअप के भी वो भला की खूबसूरत लग रही थी। अयांश के ऐसे देखने से तनुश्री को अजीब लग रहा था तो उसने अयांश की ओर देखते हुए कहा, ऐसे क्या घूर रहे हैं आप? अयांश उसकी बात सुनकर, क्यों, अपनी बीवी को देखना भी कोई गुनाह है क्या? दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या तनुश्री अयांश को पति का दर्जा दे पाएगी या कॉन्ट्रैक्ट शादी के बाद वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी? देखने के लिए इस कहानी का अगला भाग अवश्य देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।